आ गया क्वेश्चन फर्स्ट, और उसके बाद आप लोग एक एक करके आंसर दे देना। जितने भी क्वेश्चन है बड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बार बार आपके एग्जाम में ये रिपीट भी होते रहते हैं, तो एक एक करके इन सभी का आंसर मैं आपको बताऊंगा और चीजें डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इन एक एक क्वेश्चन के आंसर की और थोड़ा इनको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। और देखिए, मैथ्स के अंदर मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों को फायदा होने वाला है। सिर्फ प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन को, उसके बाद आपका पेपर बिल्कुल नहीं आने वाला है। ठीक है जी, गुड इवनिंग। मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आपके सामने बार बार एग्जाम में भी देखने को मिलता है, जो आपका सीटेट का एग्जाम रहता है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि क्लास फोर्थ का बच्चा ज्यामितीय आरेखों, यानी जो आपकी ज्योमेट्रिकल फिगर्स रहती है को, उनकी आकृतियों को पूर्ण रूप में पहचान पाता है और दैनिक वस्तुओं के आदि प्रारूपों से उन आकृतियों की तुलना यानी कंपैरिजन करता है। वेन हिले के ज्यामितीय चिंतन, यानी जो ज्योमेट्रिकल थिंकिंग थ्योरी दी थी आपके वेन हिले ने, तो उसके सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस लेवल पर है वो आपको बताना है। किस स्तर पर है उसके बारे में आपको बताना है। वेन हिले बड़ा फेवरेट रहता है सीबीएसई वालों का, एक का दुक्का आपकी शिफ्ट को छोड़ता है, वरना एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में वेन हिले की थ्योरी से देखने को मिल जाता है। तो चलिए पहले इनकी थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर आता हूं। ठीक है, देखिए वेन हिले ने दी थी आपकी ज्योमेट्रिकल थिंकिंग थ्योरी, दी थी ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत दिया था। नाम से आपको इसका समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है इसके नाम से आपका? ज्योमेट्रिकल थिंकिंग थ्योरी यानी कि ज्यामितीय चिंतन का सिद्धांत। इस सिद्धांत में इन्होंने बताया था कि जो बच्चा होता है वो ज्योमेट्री को किस प्रकार से सीखता है। ठीक है, जो बच्चा होता है वो ज्योमेट्री को, ज्यामितीय को किस प्रकार से सीखता है, उसका एक एक लेवल इन्होंने बताया था, एक एक स्टेप बताया था कि जैसा छोटा बच्चा होता है फिर वो इस स्टेज में इस चीजों को सीखता है, फिर वो बड़ा हो जाता है फिर इस चीज को सीखता है, फिर और बड़ा हो जाता है फिर इस चीज को सीखता है। इस प्रकार से ज्योमेट्री को सीखने के लिए इन्होंने पर्टिकुलर लेवल बताए थे और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अब ये कौन से लेवल बताए थे, इनके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं और इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आता है क्वेश्चन जो देखने को मिलता है। तो वेन हिले ने आप लोग समझ गए कि कौन सा सिद्धांत दिया था, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग थ्योरी दी थी, यानी बच्चा ज्योमेट्री को, ज्यामिति को किस प्रकार से सीखता है, जैसे कि आप लोगों ने, हम लोगों ने सीखी। बेसिकली इन्होंने आपके 5 लेवल दिए थे, बट ये लेवल आपके 0 से शुरू होते हैं। लेवल 0, लेवल 1, 2, 3, 4, तो लेवल आपके 5 होते हैं, लेकिन 0 से शुरू होने की वजह से ये आपके लेवल 4 तक ही आपकी गाड़ी पहुंचती है। ठीक है, उसमें जो आपका लेवल पहला होता है या स्टेज फर्स्ट कह लीजिए, वो है आपका लेवल 0 के नाम से जिसको जाना जाता है, जिसका नाम होता है आपका विजुअलाइजेशन, जो यहां पर कटा हुआ है, जिसको आप लोग कह सकते हो चाक्षुषीकरण के नाम से भी जिसको जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से? चाक्षुषीकरण यानी कि विजुअलाइजेशन के नाम से जिसको जाना जाता है। इस लेवल के अंदर क्या होता है, बच्चा जितने भी आपकी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती है, ठीक है, उन ज्योमेट्रिकल फिगर्स को देखकर उनका क्लासिफिकेशन करता है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। छोटे बच्चों को मान लीजिए टीचर ने कोई फिगर दिखाई कि बेटा ये क्या है, तो बच्चे ने कहा कि सर ये तो बिस्किट जैसी दिख रही है। अच्छा ठीक है। टीचर ने दूसरी फिगर दिखाई कि अच्छा बेटा ये क्या है, तो बच्चे ने कहा कि सर ये तो समोसे जैसा दिख रहा है। अच्छा ठीक है। टीचर ने कहा बेटा ये क्या है, तो बच्चे ने कहा सर ये तो रोटी जैसा दिख रहा है। तो बच्चे ने यहां पर फिगर्स को देखकर इनका क्लासिफिकेशन किया कि ये पर्टिकुलर जो चीजें है, जो शेप्स है, ये पर्टिकुलर किसी चीज से रिलेट कर रही है, और फिर इनके नाम बताए। ठीक है, कि ये जो रेक्टेंगल आप बता रहे हो ये बिस्किट जैसा दिख रहा है, ये जो आप सर्कल दिखा रहे हो ये रोटी जैसा दिख रहा है, और जो आप ये ट्रायंगल दिखा रहे हो ये पर्टिकुलर आपका समोसे जैसा दिख रहा है। तो यहां पर बच्चे ने देखकर, विजुअलाइजेशन का मतलब होता है देखकर बच्चा चीजों का क्लासिफिकेशन यानी उनका वर्गीकरण कर रहा है उनको। लेवल 0 के अंदर आप लोग समझ गए। जैसे ही बच्चा अपना लेवल 1 पर पहुंचता है, वो फिर चीजों का क्या काम करता है, एनालिसिस करता है। एनालिसिस करता है, यहां पर बच्चा चीजों का जब यहां पर क्लासिफिकेशन करता है, फिर उनका गुणों के आधार पर क्लासिफिकेशन करता है। यहां पर क्लासिफिकेशन कैसे करता है, देखकर, और यहां पर क्लासिफिकेशन कैसे करता है, उनका गुणों के आधार पर क्लासिफिकेशन करता है। गुणों के आधार पर क्लासिफिकेशन कैसे करता है
कि ये जो आपका रेक्टेंगल है, हालांकि स्क्वायर जैसा लग रहा है, काम चला लेना, कि इसकी तो आमने सामने की साइड इक्वल है, ठीक है, और जो आपका ट्राइंगल है इसकी सभी साइड आपकी इक्वल है, ठीक है। तो यहां पर बच्चे ने क्या काम करा, इनकी प्रॉपर्टीज को जाना, इनके गुणों को जाना, और गुणों को जानकर फिर बच्चे ने ज्योमेट्रिकल फिगर्स का यहां पर क्लासिफिकेशन कर दिया, यानी उनका वर्गीकृत कर दिया बच्चों ने चीजों का। दूसरी आप लोग समझ गए। उसके बाद बच्चा फिर तीसरा जाता है इनफॉर्मल डिडक्शन, जिसको जाना जाता है आपका रिलेशनशिप के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, रिलेशनशिप के नाम से जाना जाता है। बच्चा फिर ज्योमेट्रिकल शेप्स के बीच में संबंध बनाना स्टार्ट कर देता है। संबंध बनाना स्टार्ट कैसे करता है कि सर अगर हमारा जो ट्राइंगल है, अगर इस ट्राइंगल में से हम 2 शेप को ले ले, या रेक्टेंगल में से हम लोग 3 शेप को ले ले, तो हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं क्या, इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप करेगा। या सर ये जो हमारा रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को अगर हम छोटा कर दे तो हम एक स्क्वायर भी तो बना सकते हैं, एक वर्ग भी तो बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चा रिलेशन बनाना शुरू कर देता है, ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बीच में रिलेशन बनाना शुरू कर देता है। बेसिकली प्राइमरी के अंदर आपके 3 लेवल देखने को मिलते हैं जब छोटा बच्चा आपका प्राइमरी लेवल तक होता है। ये आप लोग समझ गए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यही से देखने को मिलता है, जो आपके 3 लेवल होते हैं। उसके बाद बच्चा जब जाता है डिडक्शन लेवल पर जाता है, आपका डिडक्शन लेवल पर बच्चा इन ज्योमेट्रिकल फिगर्स के कंसेप्ट के बारे में, थ्योरी के बारे में, फॉर्मूले के बारे में चीजें सीखने लग जाता है। उसके बाद जब बच्चा जाता है रिगोर के भी जाता है, ठीक है, एक्जियम इसको आप लोग कह सकते हो, ठीक है, एक्जियम आप लोग इसको कह सकते हो। तो एक्जियम में बच्चा क्या काम करता है, अपने आप से खुद ही चीजों के कंसेप्ट बनाना सीख लेता है, खुद ही चीजों का निर्माण करना सीख लेता है। तो इस प्रकार से आपके वेन हिले ने ये आपके 5 प्रकार के लेवल बताए थे, जो पर्टिकुलर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिए। अब देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूछा था कि बच्चा ज्योमेट्रिकल फिगर्स यानी ज्यामितीय जो आपकी आरेख है, आकृति है, उनकी आकृतियों को पूर्ण रूप में पहचान पाता है और दैनिक वस्तुओं के आदि रूपों से उन आकृतियों की तुलना कर लेता है। यानी कि डेली की जो आकृति है उनको देखकर उनके बीच में कंपैरिजन यहां पर बच्चा कर रहा है। तो भाई बताओ आंसर क्या हो जाएगा, एक्जियोमेट्रिक एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, या फिर आपका डिडक्शन लेवल हो जाएगा। बताओ वो आंसर क्या होगा, सिंपल सा आंसर बन गया, क्या हो जाएगा आपका विजुअलाइजेशन हो जाएगा, दृश्यकरण हो जाएगा, या चाक्षुषीकरण के नाम से भी आप लोग इसको जान सकते हो। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपके सामने आ गया, ये रहा स्क्रीन पर, ठीक है। तो वेन हिले की थ्योरी आई होप आप लोग समझ गए होंगे, बड़ी आसान तरीके से मैंने आपको बताई है, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता कुछ भी, और यही बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होती है जो मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्क्रीन पर, इसके ऊपर भाई नजर डाल लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डीन्स ब्लॉक, ठीक है, कौन सी अवधारणा जो आपके सामने डीन्स ब्लॉक आपको दिख रही है, ठीक है, इनका उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती, वो आपको बताना है। देखिए डीन्स ब्लॉक आपको दिख रहे, ये इस तरीके के ऐसे छोटे छोटे आपके डीन्स ब्लॉक आपको दिए रहते हैं, ठीक है, ये जैसा आपको दिख रहे डीन्स ब्लॉक। तो इनकी हेल्प से हमको ये जानना है कौन सी चीजें पढ़ाई जाती है, पहले उनके बारे में हमको जानना है। देखिए आपने एक रूल पढ़ा होगा, आई होप आप लोग उसको अभी भी पढ़ते हो, वो रूल आपने पढ़ा है बोर्ड मास का रूल, ठीक है। कौन सा रूल आपने पढ़ा है, बोर्ड मास का रूल आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और आपका सब्सट्रैक्शन, ठीक है। इसमें से बी और ओ को काट दो आप लोग, क्या बचा आपका, डिवीजन बचा आपका, मल्टीप्लीकेशन बचा, एडिशन बचा और आपका सब्सट्रैक्शन बचा। तो जो आपका डीन्स ब्लॉक है, इनके माध्यम से ये 4 चीजें बच्चों को सिखाई जाती है। क्या चीजें सिखाई जाती है, इन 4 चीजों का बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। वो कैसे दिया जाता है, मान लीजिए बच्चों को हमको एडिशन सिखाना है या सब्सट्रैक्शन सिखाना है, तो जैसे 4 डीन्स ब्लॉक है, इसमें से 2 हटा दो, तो बच्चों से कहेंगे कि बेटा 4 में से 2 डीन्स ब्लॉक हटा दी, अब कितनी बची, बच्चा कहेगा जी 2 बची, ठीक है। या 2 जोड़ दी तो अब कितनी बची, तो बच्चा कहेगा 2 बची। तो बोर्ड मास के रूल से आपको पता करना है कि वो हटा देना, ये बाकी की 4 चीजों का ज्ञान इसके माध्यम से बच्चों को दिया जाता है। इसी में बच्चों को फ्रैक्शन की भी नॉलेज दी जाती है, ठीक है, आप लोग लिख सकते हो। और इसी के माध्यम से बच्चों को आपकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग की भी नॉलेज दी जाती है, ठीक है। स्पेशल नॉलेज कह रहा हूं, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग का भी डेवलपमेंट किया जाता है, यानी जो आपकी स्थानिक समझ होती है ना, उसको बढ़ावा दिया जाता है। एक सेकंड, इसको मैं लिख देता हूं, ये आपके मैथ्स के अंदर एनसीएफ ने सबसे ज्यादा बढ़ावा इसको दिया हुआ है, आपके स्थानिक समझ बच्चों के अंदर आपको सबसे ज्यादा बढ़ानी है। वो कैसे बढ़ानी है वो आप लोग देखिए। देखिए डीन्स ब्लॉक के माध्यम से क्या होता है,
जैसा मान लीजिए बच्चों को हमको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर सिखाने हैं, तो हम बच्चों से पता क्या कहेंगे कि बेटा एक काम करो, डीन्स ब्लॉक की हेल्प से आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में कोई बिल्डिंग बना दीजिए, या असेंडिंग ऑर्डर में कोई ब्लॉक को बना दीजिए, या डिसेंडिंग ऑर्डर में बना दीजिए। तो बच्चा इनको बढ़ते हुए क्रम में बना देगा, घटते हुए क्रम में बना देगा। तो इससे क्या होगी, स्थानिक समझ बनती है, कुछ बिल्डिंग बना देगा या कुछ इनके हेल्प से कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स को बनाने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली जो आपकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, ठीक है, जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के अंदर भी आती है, जहां पर बच्चा अपनी बुद्धि का खुद यूज करके नए नए कंसेप्ट बनाता है अपने दिमाग के अंदर ही, ठीक है। जैसे जो आपका मिस्त्री होता है, मिस्त्री के सामने खाली प्लॉट दिखा दो तो अपने दिमाग के अंदर ही पूरा का पूरा नक्शा बना लेता है कि यहाँ पर कमरा बनाएंगे, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर किचन बना देंगे, यहाँ पर आपका जो भी अपना पीछे का रूम है वो बना देंगे, सिर्फ खाली प्लॉट देखकर बना लेता है। उसी प्रकार की स्पेशल अंडरस्टैंडिंग हमको बच्चे के अंदर डेवलपमेंट करनी है। क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, डीन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए कौन सी चीज नहीं पढ़ाई जा सकती, वो आपको बताना है। देखिए, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाई जा सकती। प्लेस वैल्यू इसके माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं आराम से कि यहां पर प्लेस वैल्यू कौन सा हो जाएगा, कौन सा नंबर हो जाएगा। एडिशन हम पढ़ा सकते हैं बोर्ड मार्क्स के रूल से। मल्टीप्लीकेशन भी हम लोग पढ़ा सकते हैं, सिर्फ पहले नहीं पढ़ा सकते। तो आंसर आपका यही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग डीन्स ब्लॉक के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके ऊपर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर भाई नजर डालते हैं। यह आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर नजर डालिए कि 15, 20 और 25 के सबसे छोटे सार गुणनखंड और सबसे बड़े सार गुणनखंड का अंतर क्या है। देखिए, आपको सिंपल से एक बात समझनी है, जब भी कोई आपको नंबर दिए हो, एक्स वाई जेड कितने भी नंबर दिए हो, और उनका आपको स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल पूछे, जब भी आपको स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल किसी भी नंबर का पूछे तो आपको एलसीएम निकालना है। और जब भी आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी भी नंबर का पूछे तो उनका आपको एचसीएफ निकालना है। ये दो काम आपको करना है, चाहे आपको यहां पर कोई भी नंबर और कितने भी नंबर आपको दिए हो। ठीक है, ये काम आपको करना है। तो यहां पर दिया हुआ है आपका 15, 20 और 25। तो सबसे पहले इसका निकालेंगे स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी कि हम लोग इसका निकालेंगे एलसीएम, निकालेंगे 15, 20 और 25 का। तो आप लोग भाई कॉपी और रजिस्टर लेकर बैठ जाना और साथ के साथ मेरे साथ भी सोल्व करना, और कोशिश करना मुझसे पहले सोल्व करना, क्योंकि मैं तो चीजें सिखा रहा हूं, मुझे टाइम लगेगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं भाई इसका। तो एलसीएम निकाल लो, सीधा 5 से हो जाएगा। 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 और 5 30। ठीक, तो एलसीएम हो जाएगा भाई इसका आपका 300 एलसीएम हो जाएगा। ठीक, कितना आ गया एलसीएम 300 हो जाएगा, यानी स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल आपका 300 हो गया। अब बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, यानी एचसीएफ की बात करते हैं। यानी सबसे बड़ा ऐसा नंबर, ऐसा फैक्टर लेना होता है जो इन पूरे नंबर को सभी को डिवाइड कर जाए। तो कौन सा नंबर आ रहा है आपका सबसे बड़ा, आपका 5 ऐसा नंबर आ रहा है जो सभी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इन तीनों नंबर को सभी को डिवाइड कर रहा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा 5। और किसी नंबर से काट कर देख लो, नहीं कटेगा। ठीक है, सिर्फ 5 से कटेंगे ये तीनों नंबर। तो ऐसा नंबर लेना है जो सभी को काट दे, तो आपका कौन सा नंबर होगा 5। तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया भाई आपका 5। यहां पर एचसीएफ आ गया। इन्होंने क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का इन्होंने पूछा है, इन दोनों का अंतर पूछा है। यहां पर अंतर पूछ लेगा, जोड़ पूछ लेगा, कभी गुना पूछ लेता है, कभी भाग पूछ लेता है। बस इस चीज को यहां पर एग्जामिनर चेंज करता है, और वरना निकालना आपको ऐसे ही है। तो 300 में से 5 गए, कितने बच्चे आपके 300 में से 5 गए, बच्चे आपके 295, 295 बचे। आंसर आपका ये यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों की पाठ्यचर्या व शिक्षा शास्त्र के लिए एनईपी 2020 की प्रस्तावनाओं का निरूपण करता है, उनको रिप्रेजेंट करता है, वो आपको बताना है। तो चलिए इसके ऊपर नजर डालते हैं एक एक करके, क्या आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए एनईपी 2020 के अंदर जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो आपका न्यू आपका सिस्टम आया, ठीक है, शिक्षा का जो नया प्रारूप आया, उसमें शिक्षा अब किस प्रकार की हो गई है। ठीक है, उसमें शिक्षा हो गई है आपकी 5+3+3+4। ठीक है, तो ये शिक्षा का प्रारूप आ गया है। बचाओ इसके अंदर आपकी कौन कौन सी आपकी स्टेज है, उन जरा स्टेज के नाम बताओ, क्योंकि आपके एग्जाम में
कई बार सिर्फ स्टेज का नाम भी पूछा गया है। जरा स्टेज के नाम बताओ, देखो आपको स्टेज के नाम पता है या नहीं पता है। ठीक है, कि जो 5 साल है ये आपकी कौन सी स्टेज आएगी, फिर अगली 3 साल है वो कौन सी स्टेज आएगी, जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, अब यहां पर दिया हुआ है पहला ऑप्शन आपको कि अधिगम समग्र और एकीकृत होना चाहिए, यानी जो लर्निंग है वो होलिस्टिक और आपकी इंटीग्रेटेड होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एनईपी 2020 में लिखा हुआ है कि बच्चों का समग्र रूप से विकास करना चाहिए। और जो आपकी जैसे बात हो रही है आपकी शुरू के जो 5 साल है, ठीक है, जो आपकी फाउंडेशनल स्टेज होती है, एक तो मैंने बता दिया, बाकी की बताओ आपकी। ठीक है, जैसे जो आपकी शुरुआत की होती है, जो आपकी फाउंडेशनल स्टेज होती है, इसी फाउंडेशनल स्टेज में शुरुआत में आ जाते हैं आपके आंगनवाड़ी आ जाते हैं। ठीक है, तो आंगनवाड़ी के अंदर क्या हो जाता है, उसको जो रेगुलर स्कूल होते हैं उसमें इंटीग्रेट करके पढ़ाने की बात हो रही है। ठीक है, यानी शुरुआत से ही, क्योंकि अब गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है कि उनका कहना है कि जो शुरुआत के जो 6 साल होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि शुरुआत के 6 साल में बच्चे का लगभग 85% तक उनका मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है। तो क्यों ना उसी में हम बच्चे का जो बेस है वो इतना स्ट्रॉन्ग कर दे, आगे जाके उसको कोई दिक्कत ना हो, ड्रॉप आउट की समस्या ना हो। तो इसलिए फाउंडेशनल स्टेज पर सबसे ज्यादा फोकस आपका किया जा रहा है। किस पर? फाउंडेशनल स्टेज पर आपका सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, ये आप लोग समझिए। ठीक, फाउंडेशनल के बाद आपका प्रिपरेटरी स्टेज आ जाएगी, फिर उसके बाद आपकी मिडिल स्टेज आ जाएगी, फिर उसके बाद आपकी सेकेंडरी स्टेज आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 स्टेज दी हुई है, लेकिन उसके बाद सबसे पहले आपको फाउंडेशनल स्टेज के बारे में, इसके बारे में देखना है। ठीक, दूसरा यहां पर आपका दिया हुआ है कि 5+3+3+4 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना। बिल्कुल सही बात है, जो मैंने आपको अभी ये वाली चीज बताई है। 5+2+3+3 ये तो गलत लिख दिया ना। ठीक है, तो आप क्या है, 5+3+3+4 का नया वाला कॉन्सेप्ट है जो अब हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर चल रहा है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फाउंडेशनल स्टेज जो शुरू वाली स्टेज है जो आपकी 5 साल है। अच्छा, 5 साल में ये आपको बताना है जो आंगनवाड़ी है वो कितने साल की है, 2 साल की है या 3 साल की है, बताना कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज में औपचारिक पाठ्य पुस्तकों से अधिगम सम्मिलित होना चाहिए। देखो, फाउंडेशनल स्टेज के अंदर जो आपकी बेसिकली अगर मैं बात करूं, जो आंगनवाड़ी की स्टेज आ जाती है, ठीक है, आंगनवाड़ी की स्टेज के अंदर भी शुरुआत के जो 3 साल होते हैं उसमें पता है क्या होता है, उसमें बच्चों को टेक्स्ट बुक की जो होती है ना, यानी जो पाठ्य पुस्तकें होती है, उनको तो मना ही है कि बच्चों को किताबों के माध्यम से आप पढ़ाइए मत। आप बच्चों को एक्टिविटीज के माध्यम से, सिर्फ खेलकूद के माध्यम से पढ़ाइए। अगर हो सके तो बच्चों को एक कोई वो होता है पेपर वो होता है, उसको ले जाइए बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं कराना। जितना हो सके शुरुआत में जो आपकी ये आंगनवाड़ी होती है, बाल वाटिका जिसको आप लोग कह देते हो, ठीक है, इसमें सिर्फ बच्चों को खेल कूद से या एक्टिविटी के माध्यम से आपको सिखाना है। ठीक, तो इसमें पाठ्य पुस्तकों से ही अधिगम होगा, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड आपका आंसर यहां पर सही हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा? डिविडेंड के बारे में पूछा है, आपका क्या होगा? जरा इसके बारे में आंसर बताइए, क्या आंसर आपका सही हो जाएगा? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक, ठीक है, एक सेकंड गया गया ऊपर कमेंट। ये भाई एप्लीकेशन पर मिलेगा, जो भी आप कोर्स से संबंधित पूछ रहे हैं, मटेरियल आप पूछ रहे हो, तो सीधा प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए और वहीं पर मिलेगा आपको। ठीक है, सोल्व करते हैं भाई इसको। आपका क्या पूछा है इसने, भाज्य क्या होगा? सिंपल सा इसके अंदर डिविडेंड का फॉर्मूला लगता है, भाज्य का फॉर्मूला लगता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसको याद कर लो, इस फॉर्मूले को याद कर लो, आपका आंसर बड़ी आसानी से निकल जाएगा इस फॉर्मूले की हेल्प से। बस हमको जो 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 भाई साहब बोलते जाए हमको सोल्व करते जाना है। ठीक है, तो चलिए भाई सोल्व कर लेते हैं इसको। ये भाई साहब क्या कह रहा है हमसे इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें दिया हुआ है कि विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है। हमें क्या पता भाई भागफल कितना है, और शेषफल का 4 गुना है। शेषफल 5 है, शेषफल कितना है? शेषफल दे दिया, ये है भाई आपका 5। ठीक है, अब देखिए भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। कौन है? भाजक। तो भाजक किसका? शेषफल का 4 गुना है। अगर भाजक शेषफल 5 है तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा? इसका 4 गुना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना।
और भाजक भागफल का 5 गुना है। किसका? भागफल का 5 गुना है। तो देखिए अगर ये 20 है तो ये इसका 5 गुना कितना हो जाएगा? अगर मान लीजिए ये 4 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इक्वेशन बिल्कुल सही बैठ गई ना यहाँ पर। तो यहाँ पर बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का निशान है और बीच में क्या है? प्लस का निशान है। ठीक है, तो सोल्व कर दो। 20 चौक 80 और प्लस 5 और उसके बाद सीधा आंसर आपका 85 आंसर आपका निकल कर आ गया। ठीक है, तो देखिए इसमें करने के लिए कुछ भी नहीं था, सीधा एक फॉर्मूला लगना था और आपका आंसर आ जाना था। ठीक है, ठीक है भाई। कमेंट रुक नहीं रहे भाई आपके, देखना इस वाले में कमेंट इनका रुक क्यों नहीं रहे। हाँ, चले ही जा रहे, चले ही जा रहे। हाँ भाई, आप मॉक टेस्ट के अंदर ही है वो आपका। कुछ पूछ रहे ना, रुक नहीं रहे, देखो चले ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ है, एनसीएफ 2005 गणित की पाठ्यचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए। अच्छा देखिए, आपके एग्जाम में जो आपके मैथ्स पूछी जाती है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। ठीक है, कभी पूछ लेगा इसका उद्देश्य क्या है, कभी पूछ लेगा ये सुसंगत होना चाहिए, कभी पूछ लेगा ये महत्वाकांक्षी होनी चाहिए। इस तरीके से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग मैथ्स को महत्वाकांक्षी माना गया है। एक ये क्वेश्चन इससे पहले भी सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है जब मैथ्स के, ठीक है, जब मैथ्स के हायर गोल को अचीव करने की बात आती है। किसको? यानी उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने की जब बात आती है, उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने की जब बात आती है, तो ये एनसीएफ 2005 का महत्वाकांक्षी इसकी बात करने की बात आती है। ठीक है, दूसरा फोन दिया क्या वो, उसमें क्यों नहीं रुके? ठीक है, तो ये आपका महत्वाकांक्षी होने की बात करता है आपका एनसीएफ 2005। देखिए आप लोगों ने एक टर्म सुनी है कि यार वो तो महत्वाकांक्षी है। बहुत से नेता लोग कहते रहते हैं कि उसके अंदर तो बहुत सारी महत्वाकांक्षा है, यानी जब आदमी कुछ आगे बढ़ना चाहता है, कुछ और करना चाहता है, एक जगह पर सीमित नहीं रहना चाहता। उसी तरीके से जब हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए महत्वाकांक्षी वर्ड लगा रहे हैं, तो यानी उस सब्जेक्ट के भी कुछ हायर गोल होते हैं, उच्च लक्ष्य होते हैं, जिनको प्राप्त करना या करवाना एक मकसद होता है किसी भी आपके पॉलिसी का या किसी भी आपके सिस्टम का। ठीक है, जो एनसीएफ 2005 आपका चाहता है। ठीक है, चल ठीक है, अब तो चलने दे इसे। ठीक है, तो यहां पर महत्वाकांक्षी होने के लिए प्रस्तुत करता है, इस दृष्टि को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है वो आपको बताना है। पाठ्यचर्या का संख्या ज्ञान में विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों की क्षमता का विकास करना आवश्यक है। संख्या ज्ञान में क्षमता का विकास करना आवश्यक, इतना अप्रोप्रिएट नहीं है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। दूसरा, पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर सेकंड लग रहा है कि पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन के विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना। ठीक है, जो उसके इंटरनली रूप से बच्चा उस गोल को अचीव करना चाहता है। महत्वाकांक्षी होने का मतलब क्या है? जो हायर गोल है उनको बच्चा इंटरनली रूप से अचीव करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। जो मैंने टर्म बताई कि वो आदमी बड़ा महत्वाकांक्षी है, कुछ ना कुछ आगे अचीव करना चाहता है। पाठ्यचर्या का गणितीय पहेलियों को हल करने में नहीं, गणितीय पहेलियों को हल करने से मतलब इसका कुछ नहीं है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। तो आंसर आपका बी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली हर शिफ्ट के अंदर यहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपके स्क्रीन पर आ गया। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग आपका शायद कोई शिफ्ट जाएगी, वरना 1 नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर आता है हर शिफ्ट के अंदर। ठीक है, शायद ही कोई शिफ्ट है, वरना हर शिफ्ट के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर के फॉर्मूले पर आधारित आपका देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक वर्ग यानी एक स्क्वायर का परिमाप आपको दिया हुआ है, पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। ये मैंने बना दिया आपका स्क्वायर बना दिया, वर्ग बना दिया, इसका परिमाप 120 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, वर्ग का जो पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है परिमाप का? इसका फॉर्मूला होता है आपका 4a, 4 इंटू ए, यानी 4 की मल्टीप्लाई साइड से आप लोग कर दो, ये फॉर्मूला होता है। इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूले की नॉलेज होनी चाहिए और इसके अंदर कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, अब यहां पर परिमाप दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है परिमाप आपको? 120 सेंटीमीटर।
तो 4a इंटू 120, तो a निकल कर कितना आ जाएगा, 4 3 12, 30 निकल कर आ जाएगा। यानी साइड कितनी आ गई, a कितनी आ गई, 30 आ गई। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकल कर आ गया, ठीक है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल कर आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर निकल कर आ गया, साइड का स्क्वायर कर दो, यानी कि ये निकल कर आ गया आपका 900 निकल कर आ गया, ठीक है, आपका 900 निकल कर आ गया। तो स्क्वायर का तो हमने कंप्लीट कर दिया भाई, इसका पेरीमीटर भी आ गया, साइड भी आ गई, जो कि ऑलरेडी A to Z निकला हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दोगुनी है, ठीक है। चलो भाई अब आयत के ऊपर आ जाते हैं, यानी रेक्टेंगल के ऊपर आ जाते हैं। तो ये रहा आयत, गलत बन गया था ये रहा आयत रेक्टेंगल, इस आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दोगुनी है। अब पता नहीं पता ये क्या है, ये जो आपकी भुजा है साइड 30, इस भुजा की दोगुनी है, तो भाई इसको मान लेंगे हम 60। इसकी जो लंबाई है 60 और ब्रेथ हमको पता नहीं कितनी है, ठीक है, यही तो कहता है। आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर है। तो जो आपका एरिया, जो इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका 2l प्लस बी, ठीक है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब इसमें क्या आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका परिमाप 156 सेंटीमीटर, तो 2l प्लस बी इज इक्वल टू 156, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, 2l कितनी दी हुई है 60, तो 60 यहां पर रख दो, प्लस ब्रेथ हमको पता नहीं कितनी है 156, इसको सोल्व करो, 60 की 2 से करो 120 प्लस 2b प्लस 156, ठीक है। उसके अलावा 2b इज इक्वल टू 156 में से 20 गए, कितने बचे 36, और b कटकर कितना आ जाएगा 2 18 दूनी 36, तो 18 आ जाएगा, यानी ब्रेथ कितनी आ गई 18 आ गई, ठीक है। अब यहां से सीधा निकल कर आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल कर आ जाएगा, यानी कि आयत का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा, जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 18 की और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 का 108, 10 हो जाएगी, 1080 आ जाएगा, ठीक है। तो एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो यहां निकल कर आ गया हमारा, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो यहां निकल कर आ गया, और एरिया ऑफ स्क्वायर तो हमारा ये निकल कर आ गया हमारा 900, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा ये निकल कर आ गया 1080 निकल कर आ गया, ठीक है, 1080 निकल कर आ गया। और इसने क्या पूछा है कि आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों में अंतर कितना होगा, आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों में अंतर पूछा है, तो अंतर निकाल दो। अगर हमने 1080 में से 900 को घटा दिया तो कितना बचा 0, 8, 10 में से 9 हो गया 1, तो ये बचा आपका 180, फोर्थ आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बड़ी लंबी कैलकुलेशन थी भाई, पूरा का पूरा टाइम चला गया इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या करा, यहां पर परिमाप दिया हुआ था वर्ग का परिमाप, वो परिमाप हमने लिखा, फॉर्मूला लिखा 4 इंटू 120, साइड निकाल ली, एरिया निकाल लिया, काम खत्म। उसके बाद यहां पर पेरीमीटर हमको दिया हुआ था, यहां पर पेरीमीटर देने के बाद लेंथ भी दी हुई थी कि वो इसकी डबल है, ठीक है, जो आपके रेक्टेंगल की दी हुई थी। उसके बाद हमने यहां पर साइड निकाल ली, साइड निकालने के बाद फिर एरिया निकाल लिया और दोनों को घटा दिया और आंसर हमारा निकल कर आ गया, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर शिफ्ट के अंदर ये